अपन क्या पढ़ रहे थे? सॉलिड स्टेट क्या पढ़े? सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में अपन कहाँ तक पढ़ चुके थे? ठोस अवस्था में अपन ने पढ़ लिया था कि भाई ठोस होते क्या है, ठोस के गुण। तो ठोस के गुणों में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित गलनांक होता है, मतलब इनका दो रूप था, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल बोल दो या अक्रिस्टल बोल दो। कौन था? क्रिस्टल और अक्रिस्टल था। उसमें से हमने इनके गुण पढ़े थे। क्या? निश्चित ज्यामिति, निश्चित गलनांक, शीतलन वक्र इसका कैसा होता है, कूलिंग कर्व कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। और उसके अलावा क्रिस्टल कैसे होते हैं? एनआइसोट्रोपिक होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं? नॉन क्रिस्टल या क्रिस्टल कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। और ये हमने कल ये पढ़ा था। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा लिया था कि भाई कितने टाइप की, फिर अपन ने पढ़ी थी यूनिट सेल। क्या पढ़ी थी? यूनिट सेल। यूनिट सेल सबसे छोटी से छोटी इकाई, किसी सॉलिड की सबसे छोटी से छोटी इकाई, जिसके रिपीटेशन कंटिन्यूटी आइडेंटिकल होना, सबसे छोटी होना, रिपीटेशन होना उसी का, कंटिन्यूस रहना, बीच में कोई भी टूटना नहीं, उसके अलावा आइडेंटिकल होती है, उससे मिलकर क्या बनता है? सॉलिड बनता है। ठीक है। ये अपन ने यूनिट सेल के बारे में समझा था। उसके अलावा अपन ने फिर पढ़ा था कि SCC, BCC, FCC और ECC। ECC का इतना कोई रोल नहीं है, अपने को इन्हीं का पता है। ECC में अपन कल जो पढ़ रहे थे वो ऐसा था, कल अपन ने थोड़ा सा उसमें उल्टा पढ़ लिया था। ECC एज का नहीं, कोई दो एडजेसेंट फेस का होता है, कोई दो एडजेसेंट फेस का होता है। या तो एट ए टाइम इन दो फेस का हो जाएगा, या एट ए टाइम इसका हो जाएगा, ऐसा होगा। ECC में करेक्शन कर लेना, एट ए टाइम दो फेस, अपोजिट फेस का होगा। FCC में क्या होगा? फेस होंगे पर 6 के 6 फेस पे, 6 के 6 फेस पे। BCC क्या होगा? BCC के अंदर सेंटर के अंदर रहेगा। SCC के अंदर क्या होगा? SCC के अंदर कॉर्नर 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 कॉर्नर, चारों 8 कॉर्नर पर होगा। ठीक है। ये चीज़ें अपन ने कल पढ़ ली थी। इसके आगे जो पढ़ना है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल के नियम। ठीक है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 कौन कौन से होंगे? पहला होगा अंतराफलक कोण स्थिरता, अंतराफलक कोण स्थिरता। दूसरा होगा परिमेय घातांक और तीसरा होगा सममितता। ठीक है। कौन सा? अंतराफलक कोण स्थिरता। ठीक है। ये कौन सा होगा? और परिमेय घातांक और लास्ट सममितता का। ठीक है। मतलब इंटरफेशियल कांस्टेंस एंगल। कौन सा? इंटरफेशियल कांस्टेंट एंगल। ठीक है। परिमेय, लॉ ऑफ रेशनल। ठीक है। और सममितता, लॉ ऑफ सिमेट्री। ठीक है। ये 3 पढ़ने हैं अपने को, 1, 2 और 3।
अगर अपन इसमें देखें तो सबसे पहला आएगा कौन सा वाला, अंतराफलक कोण स्थिरता, मतलब द कॉन्टेंसी इंट्राफेशियल एंगल। ठीक है, कौन आ रहा है, इंट्राफेशियल एंगल, नाम से ही दिख रहा है क्या होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, इसका एंगल जैसे 120 डिग्री है, आपको पता है। ठीक है, ये क्वार्ट्ज है, इसका एंगल 120 डिग्री है। अब इसको आप ऐसे कर दो, ठीक है, ये कर दो या कहीं और से काट दो, कैसे भी काट दो, जो इसका एंगल 120 डिग्री अंदर रहना है, अंदर वाले का, वो हमेशा वही रहेगा। चाहे आप इसमें कितना ही चेंज कर दो, हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैंने इसमें कमी करी, मतलब आप इसमें, ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, उस क्रिस्टल में से, उस क्रिस्टल की जो भी आकृति रही होगी, ठीक है, जो भी उसकी आकृति शेप रहा होगा, उसमें आप कमी करो, वृद्धि करो, मतलब या तो इंक्रीज कर दो कुछ या डिक्रीज कर दो कुछ। ठीक है, कमी, इंक्रीज या वृद्धि, मतलब या तो आप उस क्रिस्टल की जो भी शेप है उसमें कुछ कमी कर सकते हो या कुछ वृद्धि कर सकते हो, पर जो उसका इंटरफेशियल एंगल जो होंगे, जो अंदर की ओर जो उसके एंगल बनेंगे, अंदर की ओर जो उसके एंगल पहले थे वो वही रहेंगे। जैसे क्वार्ट्ज में 120 डिग्री होता है, वो आप कहीं पे भी चले जाओ, उसको कितना भी आप काटो, कितना भी आप बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, कैसी ले आओ, बाहर से आप कैसा ही कर दो, बाहर से आप कैसा ही कर दो इसको, पर जो इसका एंगल है वो हमेशा 120 डिग्री ही रहना है। यह है अंतराफलक कोण स्थिरता नियम। और क्रिस्टल के 3 नियम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, क्रिस्टल के 3 नियम पढ़ने हैं। तो उसमें से पहला जब पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे, अंतराफलक कोण स्थिरता नियम। अंतराफलक कोण स्थिरता नियम में यह है, आप किसी भी क्रिस्टल के आकृति में किसी भी प्रकार का वृद्धि या कमी करते हैं, किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी करते हैं, तो उसके अंतराफलक कोणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यही क्या कहलाता है, इंट्राफेशियल कॉन्टेंसी एंगल लो। ठीक है, अगला अब इसके आगे वो कौन सा पढ़ना है, ये तो पहला पढ़ लिया। देखो ऐसा है कि अपन यहाँ इतना सॉलिड यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी इसका सारा जो है आयनिक सॉलिड से, इनऑर्गेनिक में बुक में आयनिक सॉलिड में मिलता है सारा। ठीक है, तो ये आधे से ज़्यादा तो वहाँ पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो ठीक है, आपको सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल रही है। अगला है परिमेय घातांक नियम। The law of rational indices। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी भी क्रिस्टल अक्ष पर किसी फलक के अंत्यखंड या इकाई अंत्यखंड बराबर होते हैं या उसके सरल गुणक होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी क्रिस्टल के फलक पर उसके इकाई अंत्यखंड बोले तो इंटरसेप्ट, उसके जो इंटरसेप्ट होंगे
किसके, किसी भी फेस पर, किसके, किसी भी सॉलिड के फेस पर जो इंटरसेप्ट होंगे ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसीज, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसीज। तो अब इसमें जो पढ़ना है वो अपने को ये पढ़ना है कि जो भी इंटरसेप्ट होगा, किसी भी सॉलिड का इंटरसेप्ट होंगे ना, वो एक तरह से उनके सरल गुणज के रूप में चलेंगे। मतलब आप इसको ऐसे मान लो, अब जैसे इस पे ये वाला कोई एक इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट है ये, और एक इसी पे ये वाला है, यहाँ पे चल के ये, और ऐसा कुछ देखा जाए तो ये सिर्फ इसका n मल्टीपल ही तो हुआ है। अगर ये A B C थे तो ये वाला क्या होगा, NA NB और NC, क्या होगा, NA NB NC, ठीक है। मतलब जैसे पहला जो लो था वो क्या बोल रहा था कि भाई आपका जो भी इंट्राफेशियल एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इंट्राफेशियल एंगल। पहला क्या बोल रहा था, अंदर का इंट्राफेशियल एंगल जो भी हैं सबके बराबर रहेंगे, चाहे उसमें कुछ भी चेंज कर दो, कुछ मत करो, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या है, इसी प्रकार इसी फेस के लिए, जैसे ये मान लो ये सॉलिड का फेस है ना, इस फेस के लिए अब आप इसमें चलेंगे तो अब आपको अगर पीछे वाला देख रहा हो तो ये देखो, ये XYZ दिख रहा है ना, XYZ दिख रहा है। अब मैं इस सॉलिड को ऐसे काटूं अंदर से, जैसे मैंने यहाँ से काटा, यहाँ तक काटा है, ये देखो, ये मैंने यहाँ से काटा। अब इतना ही मैं अगर इधर काटूं तो ये लो यहाँ काट दिया, इतना ही मैं यहाँ काट दूं, और इसको मैं यहाँ नहीं करके यहाँ बिल्कुल ऊपर तक ले लूँ, तो देखो तीनों तरफ बराबर चला गया ना, तीनों तरफ बराबर चला गया एक तरह से। ये एक तरह से जैसे मिरर की तरह काम करता है। जैसे अपन काटे ना इसको, अगर आप सॉलिड को अगर इमेजिन करोगे और अपन उसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से अपन काट रहे हैं, और दोनों, ये तो y है, ये z है और x है, बराबर x तक काटा, तो माना वो दूरी क्या रही होगी उस टाइम पे, 1 1 और 1 रहती है, ठीक है, 1 1 1 रहती है। अब उससे छोटा अगर काटें, ये लो, ये अपन ने जस्ट उसके आधे पे काट दिया, तो ये क्या हो गया, 1/2 1/2 1/2। तो अगर देखा जाए तो इसको इससे देख लो तो ये उसका गुणजित हुआ, इसका ये गुणजित हुआ। इसीलिए क्या बोला गया था इसमें, रेशनल इंडिसीज में यही बोला गया था कि जो भी इंटरसेप्ट होंगे, जो भी इंटरसेप्ट होगा, ये XYZ पे इंटरसेप्ट है, काट रहा है यहाँ पर, जहाँ पर रेखा काट जाए वही तो इंटरसेप्ट है, ये रहा इसका इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर ये क्या कहलाया इसका, इसके जितने भी इंटरसेप्ट होंगे उस सॉलिड के, वो सारे क्या होंगे, n मल्टीपल होंगे। सीधी सीधी क्या बात है, n मल्टीपल होंगे। अगर A B C हैं या XYZ हैं तो बड़ा वाला या कोई दूसरा उसका जो भी होगा, दूसरा इंटरसेप्ट होगा, वो NX NY और NZ होगा, ठीक है। ये हो गया, ये बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब इसमें एक चीज़ जो पढ़नी है वो काम की है। ये तो लो तो ठीक है, आपको समझ आ गया, बढ़िया बात है। इस लो से जो काम की चीज़ निकलती है अपने एग्जाम पर्पस से, जो यहाँ के नहीं, सिर्फ अपने लिखने के पर्पस से भी नहीं, अपने कंपटीशन एग्जाम के पर्पस से भी केमिस्ट्री के अंदर जो निकलता है वो है यहाँ से वीज इंडाइसिस और मिलर इंडाइसिस। कौन सा, वीज और मिलर इंडाइसिस। क्या पढ़ना है अब, वीज इंडाइसिस और मिलर इंडाइसिस। अब पढ़ना अपने को ये है, ठीक है। इसको अपन सीधा बाय एग्जाम्पल ही पढ़ लेंगे और कुछ नहीं है कि भाई मिलर इंडाइसिस किस में दिए हुए, वीज इंडाइसिस किस में दिए हुए रहेंगे, और उसका मिलर कैसे बनाना है वो देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है,
ये अभी जो अपन ने जस्ट बोला कि ए बी और सी इस टाइप में होगा, वीज इंडाइसिस किस टाइप में होगा, किसी भी सॉलिड का वीज इंडाइसिस मतलब वही अंत्यखंड। ऐसा मान लो अगर आपको जैसे ये चीज़ समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है, तो आप ये समझ लो कि एक अपन रबड़ ले लेते हैं। रबड़ लिया अपन ने कैसा, घन आकार का रबड़ लिया है। अब उसे काटने वाला सीन है, काटेंगे कैसे, ऐसे अगर मैं ब्लेड से लेके ऐसे काट दूं, ये मैंने इसको ऐसे ब्लेड लेके काटा है तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना बराबर। बस अब ऐसा ही क्या है कि जब इसे काट रहा है तो इसका मतलब काटने का मतलब तो क्या हो गया, इसका अंत्यखंडी तो हुआ है ये। अगर ये इसको काट रहा है तो ये एक्स वाई जेड को बराबर काट ही तो रहा होगा। हो सकता है उसमें एक्स को नहीं काटे, वाई को नहीं काटे या जेड को नहीं काटे, एट ए टाइम एक किसी भी एक पॉइंट इन तीनों में से किसी एक को नहीं काटेगा, उसके ये पैरेलल चलेगा, बाकी दो को तो काटेगा। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा, अभी जब इसको काटेंगे अपन, इसको जब काटेंगे, ये देखो ये बना दिया मैंने एक सॉलिड, ये लो। अब मैं मानो ये जो डैश लाइन जो मैंने बनाई है, ये जो डैश लाइन ये मैं काट रहा हूं, जैसे ये है बिल्कुल उस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे मैं काट रहा हूं, तो देख लो यहां कटा है ना, और यहां तो ये जितना लंबा जाएगा, वाई को काटा क्या कहीं इसने जेड को काट दिया, एक्स को काट दिया, पर वाई को नहीं काटा है। मतलब वाई के तो ये जहाँ तक वाई है वहाँ तक ये रहेगा, पर बाकी दो को काट गया तो यहाँ अंत्यखंड एक एक तो इसका रहेगा। इसका आप इन्फिनिटी भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो जहाँ तक जाएगा जब तक यह है तो इन्फिनिटी तक जाएगा जब तक ये इसको काटेगा नहीं, पर एक्स वाई को तो कहाँ काट चुका है, एक एक पे काट चुका है। ऐसे ही यहाँ पे भी तो काट ही सकता था, अगर आधे पे भी तो काटता इसको और आधे पे भी काटता ऐसा ही रहता, तो भी वाई के तो वैसे ही रहता, और ये आधे पे काटता तो उस टाइम पे आधा आधा रहता, वो इन्फिनिटी चलता रहता। ऐसा सीन है, ये है। तो अब इसे मिलर इंडाइसिस कैसे बनाएंगे, उससे पहले अपन देखो कोई एग्जांपल से ही समझते हैं कि अपने को समझना कैसे है। इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं याद रखनी है कि वीज इंडाइसिस का क्या है, आपको वीज इंडाइसिस के बारे में समझना है कि अपन वीज इंडाइसिस निकालें कैसे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं अपने, ये मैंने लिया है 2a + 3b + c। अगर ABC की फॉर्म में जब भी मिलेगा, कोई एग्जांपल ABC की फॉर्म में जब भी मिल रहा है तो वो उसका क्या है, वीज इंडाइसिस है। क्या है उसका, वीज इंडाइसिस है, वीज घातांक, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे, अगर उसको मिलर से बदलना है सीधा सीधा, अब उसको मिलर में बदलना है तो क्या करना है, जो भी है उसको इन्वर्स कर दो। क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। तो इन्वर्स करोगे तो 1/2, 1/3 और 1/1, ये हो गया। ऐसे तो निकलेगा नहीं, मिलर निकालना है ना अब, तो अब इसको ऐसे किसी से मल्टीप्लाई करो कि ये पूर्णांक बन जाए। अभी तो क्या है, परिमेय हो गया ना, रेशनल इंडिसेस, तो अभी तो रेशनल में बन गया है, पर रेशनल में काम नहीं करना है अपने को, किस में करना है, इंटीग्रल फॉर्म में करना है, पूर्ण इंटीग्रल, पूर्णांक बने। अब पूर्णांक बनाने के लिए इसमें क्या करूं, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे कोई पर्टिकुलर, तो 1/2 6, कोई दिक्कत, 3 2, तो 3 2 1, 3 2 1, ये इसका मिलर इंडाइसिस है कुछ नहीं है, सीधी बात वही है, अंत्यखंड ये है। वीज को मिलर में बदलना है और मिलर वाला काम आता है, वीज वाला ठीक है आपको अंत्यखंड के बारे में सीधा सीधा बता रहा है कि आपका ये एक्स वाई जेड जो भी था, ये ए था, ये बी था, ये बी था और ये सी था। बस यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल ही था जिसका एक्स वाई जेड मैंने लिया है, उसको काटने वाला बिंदु कहाँ है, या 2a पर है
यहाँ 3b पर है और यहाँ c पर है, तो ऐसा कुछ काट रहा है, बस ये ऐसा कुछ काट रहा है। इसी का मिलर इंडाइसिस क्या हो जाएगा, जो 2 था वो 3 पर है, ये लो ये 2 पर हो जाएगा और ये 1 का 1 पर ही रहा। ये ऐसा कुछ और कुछ नहीं है, मिलर इंडाइसिस ऐसे बदलना है ऐसे। अब कोई और एग्जांपल, जैसे कोई भले ये माइनस में लो प्लस में लो किसी में भी लो, अपना काम हो जाएगा। अब जैसे एक और बता देता हूँ, अगर मैं यही था और इसकी जगह अब मैं इसको इनफाइनाइट सी लिख दूँ, इनफाइनाइट सी। अभी जैसे मैंने समझाया था ना वो कि भाई 2 को तो काट रहा है, 1 को नहीं काट रहा। जिसको नहीं काट रहा उसके साथ वो जितना लंबा जाएगा, जैसे y जितना लंबा तक जाएगा उतने तक उसका अंतःखंड चलता जाएगा, क्योंकि वो उसको काट ही नहीं रहा है। तो उस टाइम पे जैसे मान लिया यही था, c पर ये काट ही नहीं रहा है, मतलब इस बिंदु को z को नहीं काटेगा, x और y को तो ये काट रहा है। अगर हम सॉलिड में इसको देखेंगे तो सॉलिड में इसको ऐसे ही समझेंगे कि भाई ये सॉलिड है, ये रहा, इसमें क्या कह रहा है 2 और 3b, 2 और 3b और इनफाइनाइट सी, मतलब इसके पैरेलल चलना चाहिए, इसके तो पैरेलल चलना चाहिए और काटना इन 2 को चाहिए। किसको? इन 2 को काटना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, आप क्या करोगे बताओ? मैं अगर इसको काट दूं तो जैसे ये लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं भर दूं, देखो मैंने x और y को भरा, z को नहीं भरा है, ठीक है, z को नहीं भरा है। इन 2 को तो मैंने काटा है यहाँ तक, इस 2 को तो मैंने ऐसे काटा है, ये देख लो ऐसे काटा है एक तरह से, ये मान लो अभी दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा कि इसको 1 पे काट दिया, इसको भी 1 पे काट दिया, तो ये तो दोनों कट रहे हैं। इसका मतलब इनके आगे जाते ही यहाँ अलग हो गया ना ये तो। अब इनको आगे बढ़ाओगे, पर अपने को तो यही पॉइंट है क्या, ये जो प्लेन था, ये जो भी प्लेन है वो इसको काट पा रहा है क्या? कहीं भी देखो, कहीं भी पॉइंट पे इसको काटा गया? नहीं काटा। मतलब अब ये जितना बड़ा होगा इसके साथ ये कितना ही फैलाता जाओ, वैसे का वैसे चलना है, ठीक है। तो ये देख लो, अब इसमें भी देख लो। अब इसका वही हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्वर्स करना है, तो 1/2, 1/3 और 1/∞, ठीक है। वही करना। 1/∞ क्या होता है, वैसे भी 0 होता है, मल्टीप्लाई तो करना ही था, 3 to 0, बस ये इसका मिलर इंडाइसिस आ जाएगा, और कुछ नहीं है। समझ गए? ये हो गया रो, ये रेशनल इंडाइसिस हो गया। ऐसे आप कईयों के निकाल सकते हैं, बस आपको यहाँ इनफाइनाइट मिलेगा तो ऐसे करना है। करना क्या है प्रोसेस, अगर किसी का भी मिलर इंडाइसिस निकालना है तो सबसे पहले उसका वीज इंडाइसिस पता होगा। वीज इंडाइसिस ABC की फॉर्म में मिलेगा, उसको आपको इन्वर्स करना है। इन्वर्स करके उसको इंटीग्रल फॉर्म बनाना है, मतलब पूर्णांक बनाना है। और जैसे पूर्णांक बनाओगे, किसी से गुणा करोगे तो वापस आपको मिलर इंडाइसिस मिल जाएगा। मिलर इंडाइसिस वही चीज़ है जैसे कोई मिरर लगा दिया हो सॉलिड में, उसको कहाँ कहाँ काट रहा है, और किसी एक टाइम में किसी एक को नहीं काटे, एक टाइम में 2 को भी नहीं काट सकते, पर एक को तो काटेगा ही काटेगा। 2 को नहीं काट रहा, एक को तो काटेगा ही काटेगा। ऐसा कुछ सीन है। अभी देखो, जैसे मैं अगर ऐसे कुछ मिरर लगा देता, ऐसे कुछ मिरर लगा देता, तो किसको काटता किसको नहीं काटता? अगर कोई सॉलिड था और मैं मान लूँ ये रहा, और मैंने मिरर लगा रखा है ये वाला, देख लो ये मिरर है, ये देखो, अब ये इसमें मिरर है। अब अगर अपना XY देखें तो ये रहा X, ये रहा Y, ये रहा Z। अब इस बार मैंने Z यहाँ बना दिया है, Y वहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या हो रहा है, काट किसको रहा है? X को यहाँ पर काट रहा है। ये भी तो X का ही हुआ, सामने वाला X का। क्या Y को कहीं काटा क्या इसने? क्या इस मिरर ने Y को कहीं काटा? ये इसका अंत्यखंड ही है, अपन मिरर में बात करेंगे तो क्या आसानी से समझेंगे। क्या Y को कहीं काटा? नहीं काटा। क्या Z को कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब इसका जो भी मान होगा वो ऐसा ही कुछ होगा। मान लेते हैं A, ठीक है, और
ए के लिए अपन ने इसको काट दिया होगा, कहाँ पर काटा होगा इसने, मान लेते हैं अपन ने इसको 3a काटा है। वीज इंडाइसिस बना रहे हैं अभी इसका, अभी सिर्फ वीज इंडाइसिस बनेगा, मिलर बाद में बनेगा। 3a जेड को कहाँ काट रहा है, वाई को कहाँ काट रहा है, काट रहा है क्या, कहीं नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये बी तो था, ये सी था, इनफाइनाइट बी और इनफाइनाइट सी। अब देखो मैंने मिरर लगाया और मैंने इसको काटा, अब मैंने कह दिया इसका वीज इंडाइसिस ये है। भाई सॉलिड में सवाल ऐसे आएगा, आपको ऐसी कुछ बना देगा और फिर ऐसा कुछ होता है, यह आगे के काम की चीज़ है। बस यहाँ जैसे वो घातांक वाला जो पहला वाला नियम था वो कोई खास नियम नहीं, वो सिर्फ याद रखने के लिए, जबकि ये जो नियम है ये एप्लीकेशन पार्ट है मिलर इंडाइसिस का एक तरह से। तो अब इसमें क्या हो गया अपना 3a इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट सी, यही तो हुआ। अब क्या करेंगे, वही 1/3 1/इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट। अब इससे क्या किससे गुणा करें कि ये बराबर रेशनल हो जाए, तो अपन 3 से ही कर सकते हैं, इसको तो 3 से ही कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, 1 0 0, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 0 0। सही बात है ना, मिलर में 0 0 क्यों, 0 0 इसलिए क्योंकि z और y को कहीं काट ही नहीं रहा है, कहीं नहीं काट रहा है तो वो 0 ही तो होंगे। जबकि तो अब इसका अंत्यखंड पूछा जाए मिलर में, तो इसका अंत्यखंड क्या है कि सिर्फ यहाँ काट रहा है, ये लो यहाँ काट रहा है, ना इसको काट रहा है ना इसको काट रहा है, दोनों को ही नहीं काट रहा, तो उन दोनों के लिए 0 आएगा अंत्यखंड, बाकी के लिए वैसे। पर वीज में पूछा जाए तो 3a इनफाइनाइट इनफाइनाइट सी, मतलब ऐसा कुछ होगा 3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये वीज इंडाइसिस हो गया, ये इसका मिलर इंडाइसिस हो गया। ऐसे ही आपको कोई दूरी ज्ञात करनी हो डी एच के एल में, तो भी आप कर सकते हो कि a/√h² प्लस k² प्लस l²। ये एच के एल वही हैं, वापस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से वही हैं एच के एल। जैसे मैं 1 0 0 के लिए बोल दूं 1 0 0 के लिए बोल दूं, किसी भी सॉलिड में डिस्टेंस फाइंड करनी हो, जैसे 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो, अगर मैं इसमें पूछूं ये मिलर इंडाइसिस है, ये मिलर है, ये मिलर है, क्या इसका वीज बना सकते हो? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, ये लो ये इसका वीज इंडाइसिस है, सीधा सीधा ये लो ये इसका वीज इंडाइसिस है, बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 1 से कर दूँ, यहाँ भी 1 से कर दूँ, 1 1 1 वही था 1/1 1/1 1/इनफाइनाइट, फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करना था। अब मैं ऐसा पूछ लूँ इसके लिए मिरर सा बताओ कुछ, इसका मतलब मिरर कैसा, मैंने इसके लिए मिरर पूछा है, 1 1 0 के लिए मिरर पूछा है कि भाई ये कैसे काट रहा है, तो ये देखो ये सेम ऐसे ही काट रहा है। 0 0 मतलब z और y पर तो काट नहीं रहा है, पर x पर काट रहा है, ये लो x पर काट गया। 1 1 0 इसका मतलब, अब इसके लिए मिरर कैसा हो सकता है, इसके लिए मिरर देखो कहाँ बनाएं, यहाँ बना देते हैं, देखो ये रहा ये रहा सही है। 1 1 0 मतलब ये मेरा क्या है y है, ये मेरा x है और ये मेरा z है। मान लो क्या बोला है मैंने, किसको काटेगा, सिर्फ एक एक आ रहा है ना 1 1, ये तो इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब जहाँ इनफाइनाइट आ जाए उसको, उस निर्देशांक को या उसको नहीं काटता है मिरर। अपना अंत्यखंड ऐसे बनाना, अपन मिरर से समझते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ मान लेता हूँ, मैंने अंदर की ओर माना थोड़ा ताकि आपको समझ आ जाए, ये देखो अब इसको देखो, अंदर जो मैंने बनाया है वो आप समझो कैसे काट रहा है, x और y को तो बराबर काट रहा है सामने से, z को कहीं काट रहा है क्या, z जितना लंबा जाएगा ये मिरर उतना लंबा आराम से जाएगा। क्यों, कितना ही कर लो उसको काट तो कहीं नहीं रहा है, जब कहीं नहीं काट रहा है तो फिर वो 0 ही तो आएगा, या फिर जितना इनफाइनाइट तक बढ़ाएं तो वो इनफाइनाइट तक उसका मिरर बढ़ता जाएगा, तो उसका अंत्यखंड इसलिए 0 आएगा। ये कैसा है 1 1 1,
इसके लिए 1 1 1 के लिए कैसा मिरर चाहिए कि मतलब तीनों को काटे, क्या अब तीनों को काटे, तो तीनों को काटे, फिर मैं यही पॉइंट बना देता हूँ ताकि आराम से समझ में जाए। ये देखो हो गया, ये लो काट रहा है ना तीनों को, देख लो। अब भले आप एक्स वाई किसी को भी बढ़ा दो, एक्स वाई किसी को भी बढ़ा दो, आपका मिरर तीनों को काट देगा। मतलब कोई क्यूब है, क्यूब में क्या रख दिया अपन ने, ट्रायंगल रखा है, वो ट्रायंगल जो तीनों भुजाओं को छुए, उसकी तीनों भुजाओं को जो उस वक्त छुए, ये छू रहा है तीनों भुजाओं को, बस ये तीनों को काट रहा है, इसलिए 1 1 1 आया है। अब इसी के लिए मतलब इस अंत्यखंड के लिए या इस इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या फाइंड करना है, उसकी डिस्टेंस। तो ए क्या आएगी 1 + 0 + 0 रूट, तो कितनी आई D1 0 0 के लिए डिस्टेंस क्या है ए। ऐसे D इसके लिए क्या होगी 1 1 कितना होगा 2, तो a/√2 हो जाएगी, और a/√3 इसके लिए हो जाएगी, ये 1 1 0 के लिए हो जाएगी। ये देखो, तो ये उसकी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी है। ये आपको याद रहनी चाहिए कैसे निकालते हैं। अब अगला क्या था, लॉ ऑफ सिमेट्री। क्या है अगला, क्या है लॉ ऑफ सिमेट्री। भाई लॉ ऑफ सिमेट्री का मतलब ही सीधा सीधा क्या आ गया है, सममितता। सममितता का मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा। अब इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें अपने को समझनी है, पढ़नी है, मतलब कि भाई क्या क्या होता है। तो कौन सा है, अब तीसरा लॉ पढ़ना है अब अपने को, 2 पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट में कुछ खास था नहीं, फर्स्ट में आपको सबको याद रहा ही होगा कि बस सबका अंदर का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। लॉ ऑफ सिमेट्री, अब क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ सिमेट्री। कुछ याद आता है लॉ ऑफ सिमेट्री से, लॉ ऑफ सिमेट्री से कुछ याद आता है क्या? कुछ भी ऐसा लगता हो जैसे भाई क्या है, लॉ ऑफ सिमेट्री ऐसा है, सिमेट्री का मतलब क्या है, सममितता, 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 एक जैसा होना। मतलब जो अरेंजमेंट इधर है, मतलब मेरे जो इधर जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट मेरे इधर मिले वापस, तो वो क्या है, सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। और मुझे यहाँ से पार्टिसिपेट कर दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, पार्टिसिपेंट कर दे, तो जो इधर का पार्ट है, जो इधर का पार्ट है, वो एक जैसा दिख जाए। जिस वस्तु का काटने पर इधर का और इधर का पार्ट एक जैसा दिखे दोनों, तो वो क्या होती है, उसकी सिमेट्री होती है। मतलब उसकी ज्यामिति, उसका आकार जो भी है, वो दोनों का अगर अलग अलग कर दें तो एक जैसा आए। अब इसमें अपने को क्या पढ़ना है, इसमें अपने को पढ़ना है सिमेट्री प्लेन पढ़ना है, या प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ना है, POS पढ़ना है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब COS। सममित तल, केंद्रीय सममिति, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुआ, सममित तल हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हुआ, केंद्रीय सममिति हो गया। और क्या पढ़ने हैं भाई, 1-2 और बचेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, ये आ गया, तो एक और आता है अपने, क्या कहते हैं उसे, क्या नाम है उसका, हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या नाम है उसका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS बोल दो, सममित अक्ष। देखो मोटा मोटा समझ जाए, सिमेट्री ऑफ प्लेन बोल रहा है, सिमेट्री ऑफ प्लेन का मतलब क्या बोला, प्लेन तल। ऐसी कोई वस्तु जिसको कोई प्लेन तल, मतलब तल का मतलब यहाँ मैं बोल देता हूँ मिरर, कोई ऐसा मिरर जैसे ये है, इसको बराबर यहाँ रखने पर, ऐसे काटने पर इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एक जैसा दिखे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका तल, सममिति तल। अब अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, अगर मैं ये पॉइंट है, ठीक है, अभी मान लो ये ब्लैक वाला नहीं है, ये ब्लैक पोर्शन इसका नहीं है, ये मान लेना ये ब्लैक पोर्शन नहीं है, ये पूरा वाइट ही दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं
इस जगह से, ठीक है, इसको ऐसे करा हुआ है, ये ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है, ठीक है, ये ऊपर है, ये नीचे, मतलब ये उस कॉर्नर में है तो ये अपोजिट कॉर्नर में है। अब इसके बीच में से अगर मैं ऊपर जाऊं तो भी मुझे वही चीज़ मिले, मतलब वहाँ अगर मैं बोल देता हूँ कि वहाँ एक चीज़ पड़ी होगी ए, ठीक है, जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जा रहा हूँ तो ए पड़ी है, उसके जस्ट नीचे वापस अपोजिट कॉर्नर में आ रहा हूँ तो वापस क्या पड़ी है, ए पड़ी है। तो इसके लिए इन दोनों ए के लिए ये जो बीच में सेंटर मिल रहा है, उन दोनों से आप कितनी दूरी पर जाओ दोनों, तो क्या मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इस पॉइंट से अगर मैं इसको, माना मैंने ये ब्लैक मान लिया था, जैसे ही मैं इसको घुमा दूँ, ठीक है, अगर ये ऐसा है, जैसे इधर भी वाइट था इधर भी वाइट था, तो अभी आपको पता चला गया कि ये घुमा हुआ है। अभी तो जैसे तुम बोल दोगे नहीं यहाँ से अभी चल रहा है, पर अगर ये मैं पूरा वाइट मानता तो मैं इसके बीच में से पकड़ता, एक फोल्ड देता है इसको, एक फोल्ड घुमाता तो इधर और इधर बराबर आ जाता। इसका मतलब उसमें क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो मतलब समझ गए होंगे इनका क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब किसी भी सॉलिड में क्या होगा, ये पाई जाएगी। जो अभी अपन मिरर काट के बना रहे थे ना इंटरसेप्ट, वो इंटरसेप्ट और क्या था, वो प्लेन ही तो था, वो प्लेन ही तो था भाई। वो मिरर काटा फिर उसका इंटरसेप्ट बना, उसका मिरर बनाया, पर वो प्लेन ही तो था। जो उनको काट रहा था आइडेंटिकल बना रहा था जो उनको, अगर जैसे अपन एक एक वाला माना था ना अपन ने, ये अगर ये क्यूब सारी जगह से बराबर ही है, अगर ये क्यूब बराबर ही था और इसको अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया, तो अब जब आप देखोगे ये जब कटेगा तो इधर भी एक त्रिभुज वाला फेस बना हुआ रहेगा, इधर भी एक त्रिभुज वाला फेस बना हुआ ही रहेगा, दोनों साइड बने हुए तो रहेंगे ना भाई। अगर ये दोनों पॉइंट ऐसे ही है, ऐसे कर दो तो ऐसे कटा होगा। अब इनको अलग किया तो इधर वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन सेम सा दिख रहा है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है ना। यहाँ पर क्या मिल रही है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई ना। तो ये इसका 1 किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये रहा इसका। ये मिरर ही तो है जो इसको काटा, तो वैसे ही भाई जैसे अपन इसको मान ले में बी, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, बी को मैंने बीच में से काट दिया, तो ऊपर क्या बना ये, ठीक है, ये जस्ट नीचे क्या बना ये, कुछ अंतर आ रहा है क्या, ये इसको इस पर वापस डालो, इसको इस पर इम्पोज करोगे, इसको इस पर 10 से डाला तो इस पे वापस यही तो हुआ। कुछ पता चला क्या कि ये वाली आकृति, शेप, ज्योमेट्री कुछ अंतर है क्या, कुछ भी अंतर नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए बात करूं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मैं बात कर देता हूं, जैसे यहाँ और वापस यहाँ। ये अगर आपको ऐसे याद नहीं आए तो अपन ऐसे देख सकते हैं, जैसे कोई वो होगा स्क्वायर प्लेनर कोई कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा स्क्वायर प्लेनर कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें यहाँ CL लगा हुआ है, यहाँ CL लगा हुआ है, यहाँ BR लगा हुआ है, यहाँ BR लगा हुआ होगा और यहाँ FE लगा होगा, भले ऐसे मान लो। तो अब देखो, अभी तो ये प्लेनर में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये दूसरे में होता, ऑक्टाहेड्रल में होता, मान लेते ऑक्टाहेड्रल में होता, यहाँ कुछ आई कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल में होता तब क्या होता, ये वाला जो CL है ये ऊपर होता और ये CL नीचे होता, तो फिर यहाँ से यहाँ जाते या यहाँ से यहाँ जाते तो आपको वापस CL ही मिलते दोनों जगह। तो इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है। मतलब अगर एक आई यहाँ पर है और दूसरा आई यहाँ पर है, ठीक है, तो अब इसमें जहाँ से भी आप जा रहे हो, ये रहा, ये जो चीज़ है इसकी, ये देखो, ये मैंने इसलिए इसको मोड़ा ताकि आपको लगे कि ये भाई एक ऊपर है एक नीचे है। ये रहा इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये रहा इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री। हो गया, किस्सा ख़त्म। एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे समझे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसे, ये कोई S है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ से घुमाना है। कितनी बार घुमाऊँ कि वापस वही X मिल जाए मुझे, कितनी बार घुमाऊँ कि S मिल जाए वापस। तो भाई देखो, एक बार घुमाया माना, तो एक बार घुमाया तो ऐसा कुछ, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखेगा। 2 बार घुमाते ही वापस वही आइडेंटिकल फॉर्म आ जाएगी, 2 बार घुमाते तो आइडेंटिकल फॉर्म आ जाएगी। एक बार घुमाया तो सिंपल आएगा, 2 बार घुमाते ही आइडेंटिकल फॉर्म आ जाएगी। तो ऐसे ही अब सॉलिड को घुमाना पड़ेगा, क्या ऐसे ही अब सॉलिड को घुमाना पड़ेगा भाई। जैसे ही S को 2 बार घुमाएंगे
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो पहले था वो ये घुमा भी था कि नहीं घुमा। अगर मैं इसको जैसे 2 बार घुमा दूँ अपनी जगह से, इस जगह से सेंटर से यहाँ से पकड़ूँ और इसको 2 बार घुमा दूँ, तो आपको क्या पता चला कि पहले जो कहीं ये था वो ऊपर, अब ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, कोई कुछ नहीं बता सकता। तो जहाँ कोई भेद ही नहीं कर पाए वहाँ क्या था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। तो बस इतना ही याद रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तल से काटे, क्या करें, जो काट के एक दूसरे को बराबर दिखाए। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एक से ऊपर से नीचे वाले में जाने पर, अपोजिट साइड में ऊपर से नीचे जाने पर एक से ही मिले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस क्या है, उसके अक्ष पर उसको घुमा दिया जाए, उसी को पकड़ के, उसको कहीं काटना नहीं है, उसके ऊपर नीचे नहीं जाना है, बस उसका अक्ष पकड़ा, जैसे ये इसका अक्ष था, ये इसका सेंटर है, इसको पकड़ा और इसको घुमा दिया। जैसे घुमा दोगे तो वापस वही मिल जाना, क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ये हो गया, यहाँ तक आपको समझने की बात ये थी, ये समझ ली भाई कौन क्या होता है। तो अपन ने 3 लॉ पढ़े हैं। ठीक है, क्या 3 लॉ पढ़ लिए हैं। आगे क्या पढ़ना है अपन को अब देखो, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में जो अपन ने पढ़े थे POS, COS और AOS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कितने कितने होंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने होंगे, सीधे याद रखना है, 3 + 6 9। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो किसी को भी सीधा आप क्यूब बनाओ, ये मान लो ये क्यूब है, BCC याद आ रहा है, BCC वाला पॉइंट है, इसको और इसको पकड़ लो, इन 2 पॉइंटों को पकड़ लो, मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है, इन 2 को पकड़ा, ये सेंटर है इसका, यहाँ से इसको घुमा दिया, कहीं से भी घुमा दो इसको ऐसे कर दूं या इसको ऐसे कर दूं, तो वापस सारी चीज़ें सेम सी दिखेगी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी मिलती है, 1 मिलती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी मिल सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको 13 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 13 मिलेगी। 3 + 6 + 4 कितनी मिली, 13। टोटल कितनी हो गई, टोटल सिमेट्री इन क्यूब कितनी है, मतलब कितने सिमेट्री एलिमेंट मिलते हैं किसी भी क्यूब में, कितने सिमेट्री एलिमेंट मिलते हैं, 23। ये याद रखने की बात है। होते और भी खूब हैं, वो आपको अलग अलग, जब अपन इसका पूरा क्रिस्टल का वो पढ़ेंगे, कम्युनिटी पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं, एक तरह से क्रिस्टल कम्युनिटी जब देखी जाती है, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि क्या होता है, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब होते हैं, उन सब की अलग अलग मिलती है। पर एक किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में जनरली जो सिमेट्री एलिमेंट मिलेंगे वो कितने याद रखने अपने को, 23 मिलते हैं। अब उसमें से पूछ लेंगे वो भाई कौन कौन से मिलते हैं, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में कौन कौन सी सिमेट्री एलिमेंट मिलेंगे, तो भैया उसमें मिलेगा POS मिलेगा, COS मिलेगा और AOS मिलेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी मिलेगी, 3 + 6 + 4। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब वही, किसी इसको पकड़ के घुमा दो, इसको पकड़ के घुमा दो, किन्हीं 2 को पकड़ के बार बार उसको अपने एक्सिस पे घुमाना है, और कितनी बार घुमाएं कि वापस वही मिल जाए, तो ऐसा है। तो ये 13 है। ये सब अलग अलग के हैं, ये सब अलग अलग के हैं, किसमें कौन सा मिलता है, किसमें कौन सा। पर अपने को ओवरऑल, अभी के लिए अपने को सिर्फ ओवरऑल याद रखना है कि टोटल सिमेट्री कितनी होती है, सिमेट्री एलिमेंट इन ए क्यूब कितने होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 होते हैं। इससे ज़्यादा अपने को अभी इसके बारे में याद नहीं रखना है। अब वो तो पढ़ लिया, अब अपने को 2-4 चीज़ें और देखनी है कि भाई कौन से में कौन सा
होता है, जो क्रिस्टल समुदाय पढ़ना है, क्यूबिक साइड वो देखना है। उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लेते हैं ताकि वो भी आपको याद रहे। अपन कल जो पढ़ रहे थे, अपन ने वो पढ़ा भी था कल पूरा भाई। अब अपन क्रिस्टल कम्युनिटी देखनी है, तो क्रिस्टल कम्युनिटी में सिंपल सी बात है, उससे पहले अपन जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, कल अपन ने क्या पढ़ा था, SCC, FCC, BCC और ECC। इसको तो आप छोड़ ही दो, जो अपन कल थोड़ा सा मिसमैच पढ़ गए थे, ऊपर नीचे होते हैं, वो वाला छोड़ दो। अपन की अपनी बात यहीं तक होनी है, FCC, BCC और SCC। तो SCC क्या था, मैंने कल ही बताया था आपको, ये लो कॉर्नर पर ये तो होते हैं, यही तो होते हैं। एक क्यूब के लिए माना मैंने ये किसी बड़े क्यूब, किसी सॉलिड में से ये क्यूब निकाला छोटा सा एक, तो इसमें जो भी कॉर्नर में भी पाया जाएगा, SCC के अंदर कॉर्नर में तो पाया जाएगा। कितना पाया जाता है, 8 मिलते हैं। और कितने मिलते हैं, 8 मिलते हैं। और एक के हिस्से में कितना आता है, 1/8 ही आता है। तो इसमें कितना मिलेगा, 1। इसमें कितना मिलेगा, यूनिट सेल में कितना मिलेगा, इसके यूनिट सेल में कितना एक कितना कण मिल रहा है, एक अणु, कितने, 1 मॉलिक्यूल होता है, इसको 1 मॉलिक्यूल माना जाता है। ऐसे ही FCC में माने, ये तो किसके लिए था, SCC के लिए था। FCC के लिए बात करेंगे ऐसी, तो FCC के लिए कितना होता है, पता था अपने को, 6 × 1/2, क्योंकि ये एक कितने में पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ 2 में, तो कितना आएगा, 3। अगर BCC के लिए बात कर दूं, यूनिट सेल का, ये अकेला अंदर वाला ही, तो अकेला अंदर वाला 1, तो मतलब 1 ही। ये पर यूनिट सेल, किसी भी SCC की पर यूनिट सेल के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना मिलेगा, तो SCC में 1 मिलेगा, FCC में 3 मिलेगा, BCC में फिर से 1 मिलता है। ठीक है, 3 तो वो हो गए। अब और कोई चूके अपन, अब अपन और कोई चूके, ये बताओ, ये पर्टिकुलर एकक बता दिया। अब ये बात करो कि ये वाला है, वापस यहाँ आओ, यहाँ, ये तो मैंने सबका पर्टिकुलर एकक बता दिया, क्योंकि BCC के अंदर 1 ही मिलता है, वो 1 आ गया। ठीक है, SCC के अंदर ये 1 ही होगा, क्योंकि SCC के अंदर FCC या BCC आ सकती है क्या, नहीं। SCC का मतलब तो सिर्फ यही हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये फिक्स यही रहेगा। पर देखो FCC के अंदर यही तो था, FCC के अंदर आप देख रहे हो कि यार यहाँ तो SCC वाले मॉलिक्यूल भी दिख तो रही हैं, मतलब कॉर्नर खाली तो नहीं है। इसका मतलब इसमें कौन जुड़ रहा है, +1 इसमें भी तो होगा, ये इसमें जुड़ेगा। FCC का मतलब अकेला वो थोड़ी है, इसमें ये भी तो आएगा। जब इसकी अकेली यूनिट सेल लेंगे तो इसमें वो भी तो आएगा, तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे BCC में देखो, BCC क्या SCC के बिना बन जाएगा, ये एक तरह से इनका बड़ा भाई है। कौन है ये, इनका दोनों का बड़ा भाई है। कहीं भी जाना होगा तो ये इनके लिए हमेशा तत्पर रहेगा काम करने के लिए, नहीं भाई तुम हो, तुम दोनों के लिए मैं रहूँगा। तो यहाँ पे भी कौन जुड़ेगा, 1 यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, तो ये लो, ये 2। तो यहाँ पर यूनिट में कितने हो गए, 2, यहाँ कितने हो गए, 4, यहाँ कितने हो गए, 1। ठीक है, ये अपन ने एक चीज़ और पढ़ ली। अब इसका डेंसिटी की बात कर जाएं, Z × M Na × A³। इनमें से अगर किसी की भी डेंसिटी की बात करें, क्या किसी की भी डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, Z × M Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, A क्या है, इसकी दूरी, एक अणु से दूसरे अणु के बीच की दूरी A है, Z नंबर ऑफ यूनिट सेल है, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे, अगर मैं बोल दूं SCC के लिए आपको क्या फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। अब कैसे करोगे, कोई भी SCC मॉलिक्यूल है उसके लिए, उसका मैंने बोल दिया डेंसिटी फाइंड करो। उसके लिए आपको एक की वैल्यू आपको मिल रही है
कितनी में दे दूँ मैं, 2 दे देता हूँ, ठीक है, 2 दे दी, और उसका m दे दिया मैंने आपको 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, m मैंने ये दे दिया उसका। और अब मैंने बोल दिया SCC यूनिट बोल दी, ठीक है, मैंने बोला कोई SCC यूनिट है या SCC क्यूब है, उसके लिए आपको डेंसिटी फाइंड करना जिसकी एज लेंथ, ए क्या होती है, इसकी एज लेंथ क्या है, 2 है, तो SCC यूनिट बोलते हैं, इसका मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट, यही तो Z है, ये इनके Z ही कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये इनके Z कहलाते हैं। तो SCC बोलता है Z कितना जाएगा, 1 जाएगा, m मैंने कितना दिया है 6.023 इंटू 23, na क्या है, आवागाद्रो संख्या है, a क्या है, 2 दी है, तो सीधा सीधा क्या है रखना है, यहाँ यही तो रखना, 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यहाँ 6.023 इंटू 10⁻23, और इंटू क्या कर दिया मैंने, 2 का क्यूब, ये तो इससे पूरा कट गया, ठीक है, 1/8। डेंसिटी कितनी आ गई SCC क्यूब की, इतनी आ गई, ठीक है, ये है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, इसका ये पढ़ लिया है कि भाई किसी का भी डेंसिटी भी निकालनी है तो कैसे निकालनी है, तो Z के वैल्यू आपको पता रहेंगे, SCC के लिए 1, FCC के लिए 4, BCC के लिए 2, ठीक है, और फिर हम डेंसिटी किसी की भी क्यूब की डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया एक। यहाँ अपने पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की कहीं ज़रूरत है नहीं, और ना अपने अभी ऐसा सवाल अपने सिलेबस में पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, हालांकि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी हर किसी की अलग अलग निकलती है, और वो 2 तरीके से निकलती है, दो में डिवाइड होती है, और सबकी अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी निकलती है, पर वो अपने अभी ज़रूरी नहीं है। तो अपन इससे पहले जैसे अपन ने क्या देखा था, ये छोटा सा पॉइंट था बीच में जो देख लिया अपन ने, ताकि ये कवर हो जाए। अब जो अपन देख रहे थे वो देख रहे थे क्रिस्टल सिस्टम देख रहे थे, मतलब क्रिस्टल समुदाय, ठीक है, ये अपन को देखना था। तो अपन ने क्या बात करी थी कि किसी भी क्रिस्टल के लिए कितनी सिमेट्री एलिमेंट कितने हो सकते हैं, टोटल एलिमेंट कितने हो सकते हैं उसमें सिमेट्री वाले, तो कितने बोले थे अपन ने, POS, COS और एक क्या था, AOS, कितने कितने थे, ये 13 था, ये 9 था, और ये 1 था, ऐसा ही था, टोटल कितने आए फिर अपने 23 आए। ये तो अपन ने सिंपल क्यूब में बोल दिया, कौन सा, सिंपल क्यूब था, जब इतने मिल सकते हैं, पर असल में जो क्रिस्टल समुदाय है उसमें ऐसा है, याद रखने का तरीका, कटोर हमटी, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्या क्या है, पहला क्या है, क्यूबिक है, पहला क्या सिस्टम है, क्यूबिक है, दूसरा क्या है अपने टेट्रागोनल है, तीसरा क्या है ऑर्थोरोम्बिक है, चौथा क्या है रोम्बोहाइड्रल या ट्राइगोनल बोल दो या रोम्बोहाइड्रल, और फिर हेक्सागोनल, और फिर M का क्या है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये समुदाय क्रिस्टल समुदाय अपन ने तो ये जो पढ़ा, ये तो सिर्फ अपन ने एक सिंपल क्यूब के लिए पढ़ लिया था, सिंपल क्यूब में ये पढ़ लिया था, ठीक है। अब जब ये सारे आए ना, तब ये सिमेट्री एलिमेंट में 32 हो गए, कितने हो गए 32 हो गए, कितने 32 पॉइंट ग्रुप है, मतलब कुछ बड़े हैं। तो क्रिस्टल समुदाय को क्या कहते हैं, 32 बिंदु समूह भी कहते हैं, 32 बिंदु समूह समुदाय भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बड़े हैं ना, इनमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को और मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से बात आई तो सबसे पहले ये रहा CTOR। अब ये क्या है, आराम से इनका देखते चलते हैं, ठीक है, एक करके इनको देखते हैं। क्रिस्टल समुदाय में अब पढ़ना है ये 23 से कितनी हो गई, ये 32, याद रह जाएंगे आराम से। क्यों हो गए, क्योंकि कुछ और टाइप के
क्यूब अपने को पता है कि ट्राइगोनल भी होता है, टेट्रागोनल भी होता है, ऑर्थोरोम्बिक भी होता है, रोम्बोहाइड्रल भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है, मोनोक्लिनिक भी होता है, ट्राइक्लिनिक भी होता है। अभी हिंदी में भी इनके नाम लिखेंगे सबके एक एक के। तो इनकी वजह से जो सिमेट्री एलिमेंट 23 मिल रहे थे, अब वहाँ 32 मिल रहे होंगे, इसलिए उसको 32 पॉइंट ग्रुप भी बोला जाता है। तो अब क्रिस्टल समुदाय में सबसे पहला जो पढ़ना है वो कौन सा है? फर्स्ट है क्यूब, गणीय। पढ़ते ही आ रहे हैं सब जगह, ठीक है। कैसा? ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। z मान लिया, y मान लिया, x मान लिया। इसकी लेंथ a है, b है, c है, ये इसकी दूरी है। क्या है? ABC क्या है? इसकी दूरी है। दिख रहा है आराम से? ये मैंने गोला किया है जो ये इनके बीच का एंगल है, अल्फा बीटा गामा। इसमें तो मैं कैसे भी लिख दूँ चल जाएगा, कि अल्फा बीटा गामा जैसे भी मैंने लिखा है चल जाएगा मेरे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा है? अल्फा बीटा गामा। ये इनके बीच में इस क्यूब में एंगल रहेगा। तो देखो क्यूब या गणीय वाला क्या कहलाएगा? जो क्यूब होता है, क्यूब क्रिस्टल होता है, उसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है तथा इनके मध्य बनने वाला कोण अल्फा, बीटा और गामा हमेशा 90 डिग्री ही होता है। और कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि क्यूब में क्या होता है। क्यूब में अल्फा, बीटा, गामा जो इनके बीच का एंगल होता है वो बराबर होता है, प्लस इनकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, वो बराबर होती है। क्या क्या हो गया है? ये हो गया है। अब ये सब तो अपन ने सबसे बेसिक बोल दिया क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो अब क्यूबिक में क्या होगी कि लेंथ तो बराबर होगी, बीच उनके साथ उनका बीच का एंगल जो होगा, उन सब के बीच का एंगल, मतलब z और x के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल x y और x y का, z y का, सबका एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। कौन कौन सी इसमें आ जाती है अगर देखा जाए तो? ये सब आ रही है ना इसमें। क्यूबिक में तो अपन वैसे ही पढ़ रहे हैं, SCC, FCC और BCC, सब इसी का ही एग्जाम्पल है एक तरह से देखा जाए तो। ओके, ये इसी का ही एग्जाम्पल है। कौन कौन से? ऐसे अगर सॉल्ट में देखें तो NaCl, KCl, ZnS, ये इसके एग्जाम्पल याद रख लेना कि ये इसके एग्जाम्पल हैं सब, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें आप सबको आपको याद भी रह जाएगा, CaF2, CSCl। अब जैसे मैंने CSCl जो बोला है, CSCl यहाँ चला जाएगा इसमें, ठीक है। NaCl यहाँ चल जाएगा, CaF2 यहाँ चल जाएगा, NaCl SSC का चल जाएगा। तो ये रहे इसके एग्जाम्पल, NaCl, KCl, ZnS, CaF2, CSCl, ये सब इसी के। तो क्यूबिक का क्या याद रखोगे? लेंथ, तीनों की जो भुजाओं की दूरियां या लंबाई जो भी होती है बराबर होती है, तो उनके बीच का कोण बराबर होता है, ठीक है। अगला कौन सा है अपने हिसाब से? अगला कौन सा है? CTORHMT, ये लिखते रहो, कठोर हमटी। अगला है ट्राइगोनल। अगला कौन सा है? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के बारे में क्या बोलोगे? ट्राइगोनल के लिए क्या बोल दोगे अब? बताओ। ट्राइगोनल के अंदर ऐसा बोलो कि ABC कौन सा है? ट्राइगोनल त्रिकोणीय है। ABC तो इनका बराबर रहेगा, पर AB और अल्फा, बीटा, गामा, यहाँ अब आपको सोचना पड़ेगा अल्फा, बीटा, गामा ये क्या होगा। कि अब ट्राइगोनल के लिए आपको
क्या सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या होगा। तो बताओ, किसी को कुछ याद आ रहा हो तो। ये रहा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यही ट्राइगोनल हो गया, यही इसमें हो जाएगा रोम्बोहेड्रल में भी। जो रोम्बोहेड्रल है उसके लिए भी सेम सा ही कुछ हो जाएगा, उसके लिए भी सेम सा ही कुछ हो जाएगा। इसके भी एग्जांपल में आप क्या याद रखोगे, कैल्साइट क्वार्ट्ज, कैल्साइट क्वार्ट्ज NaNO3 CuCu3 ऐसा कुछ, ठीक है। NaNO3 हो गया, NaNO3 हो गया, CaCu3 हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गए, वो इन दोनों के एग्जाम्पल हो गए। तो अब क्या हो गया ये, अब कौन बचा, अब बचा है आपके ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को क्या बोलते हैं, विषम लंबाक्स। ऑर्थोरोम्बिक को क्या बोलते हैं, और ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स की बात आ गई तो विषम लंबाक्स में क्या है कि ना A बराबर, ना B बराबर, ना C बराबर, तीनों ही बराबर नहीं होंगे, पर क्या कहते हैं, जो ये हो जाएगा इनका ये तो 90 डिग्री, जबकि ये तीनों बराबर नहीं। ये लो, ये याद रखना है इसके बारे में। इनके जो आप चित्र हैं वो आप आराम से किताबों में देख लेना वहाँ से। अभी यहाँ बनाया जाएगा तो आपको समझ में भी वो इतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि हल्का सा टेढ़ा बनता है, तो उनके जो भी दूरियाँ होती है वो मतलब ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बना हुआ रहता है। तो इसमें ABC बराबर नहीं होती हैं, ABC तीनों बराबर नहीं होती, पर इनके बीच का जो एंगल होता है वो बराबर ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए KNO3 BSO4, KNO3 BSO4, KNO3 BSO4, ये हो गया इसका। अब आपको इसका भी बताना था। इसका अपन ने इसका बता दिया था, इसका नहीं बताया था कि मतलब टेट्रागोनल नहीं बताया था अपन ने, टेट्रागोनल नहीं बताया था। ट्राइगोनल या रोम्बोहाइड्रल तो यही थे, इसको ट्राइगोनल भी बोला जाता है और रोम्बोहाइड्रल मतलब त्रिकोणीय, ठीक है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल तो नाम से ही याद आ रहा है आपको, टेट्रागोनल तो नाम से ही याद आ जाएगा। टेट्रागोनल में क्या होगा, A B नोट C अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू 90। देखते याद जाना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तक का देख रहे हैं अभी, ठीक है। टेट्रागोनल क्या होगा, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या होगा, A और B तो बराबर होंगे पर C बराबर नहीं होगा, और उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए TiO2 SnO2, TiO2 SnO2, TiO2 SnO2, ठीक है। तो अब अपन ने कहाँ तक के देखे उनको वापस एक बार अपन लिख लेते हैं। बस कुछ याद नहीं रखना है, समुदाय में जो है अपने को सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही याद रखना है कि किसके बीच की दूरियां क्या होती है और उनके बीच का कोण क्या होता है। तो सबसे पहले है CTOR, क्यूबिक, अल्फा और दूरी, डिस्टेंस बराबर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ठीक है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल मतलब चतुष्कोणीय, A B नोट C अल्फा बीटा गामा
90, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाक्स, ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाक्स ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ठीक है, याद रहेगा। अब वापस रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल दोनों बोला जाता है, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल त्रिकोणीय, ए बी सी पर ए गामा नॉट 90 डिग्री, ठीक है, ये ठीक है। 4 तक ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब कौन बचा है? अब HMT बचे हैं, ठीक है। कौन है? षटकोणीय, एकनताक्ष और त्रिनताक्ष, ठीक है। अब उसको त्रिनताक्ष ही बोला जाएगा। अब उनके लिए देखना, ये यहाँ तक याद रहेगा। इसमें NaCl, KCl, CF2 और टेट्रागोनल में कौन आएगा? TiO2, SnO2। ऑर्थोरोम्बिक में कौन आएंगे? ऑर्थोरोम्बिक में अपने CaCO3, BaSO4। इसके लिए कौन आएंगे? इसके लिए अपने डाल दो, क्या कहते हैं, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, CaCO3 वाला इसमें आएगा, उसमें दूसरा आ जाता है, उसमें वो BaSO4 वाला ही सही था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मतलब ये 4 समुदाय अपन ने पढ़ लिए। पढ़ना क्या है? सिर्फ क्या होता है? दूरी और उनके बीच का कोण। तो पहले में तीनों दूरी बराबर रहेगी, तीनों कोण बराबर रहेंगे, फिर एक दूरी कटेगी, कोण बराबर रहेंगे, फिर दोनों दूरियां, मतलब तीनों की दूरियां समान नहीं रहेगी पर कोण बराबर रहेगा, फिर वापस तीनों की दूरियां तो समान हो जाएगी पर कोण समान नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही याद करना, ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, और एग्जाम्पल याद कर लेने उनके, ठीक है। ये लो, हेक्सागोनल षटकोणीय, मोनोक्लिनिक एकनताक्ष, ये त्रिनताक्ष, ठीक है। वापस अब कहाँ से शुरू हो गए थे अपन? ABC तीनों बराबर हो गए थे अपने, तो अब वापस क्या हो जाएगा? ABC वापस अपना हटने लग जाएगा, सेम वही चीज़ है। दूरियों की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ तक ABC तीनों बराबर आ गए थे ना, तो अब यहाँ वापस ABC में काटते चलो। ये लो, क्या करना चलना है? काटते चलो बस, और कुछ नहीं करना है, यही आपकी है। पर अब इनमें जो एंगल है वो कैसे रहेंगे? अब इसमें जो एंगल है वो देख लो। इनमें 2 का तो होगा, 2 का नहीं होगा, 1 का होगा, कुछ भी हो सकता है। ये लो, ये सबसे लीस्ट क्या कहा जाता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें 0 ही एक तरह से देखो, ना तो लेंथ बराबर है ना एंगल बराबर है। अब इसको कहीं से भी काटो करो तो इसमें तो मिलनी ही नहीं है, तो इसमें तो मिलनी ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए याद रखोगे तो एग्जाम्पल के लिए हेक्सागोनल में तो ग्रेफाइट याद रह ही जाएगा, ग्रेफाइट याद रह ही जाएगा, और इसके लिए CaSO4.2H2O, और उसके लिए K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसके लिए ग्रेफाइट याद रख लो। इसके लिए आप क्या याद रख लो? अभी क्या बोला अपन ने, क्या बोला था अपन ने बताया था इसके लिए CuSO4.2H2O, CuSO4.2H2O, ये लो, ये इनके एग्जाम्पल याद रखने, और ये है बस ये, ठीक है।
अब एक साथ याद रख लेना वापस। याद रहेगा कि नहीं रहेगा अभी देखते हैं। CTORHMT। सबसे पहले डिस्टेंस ABC 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 ABC। पहले में बराबर, दूसरे में एक कट, तीसरे में तीनों कट, फिर से वापस बराबर, फिर एक कट, फिर दोनों कट, फिर दोनों कट। ठीक है। एंगल अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90 और अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा नॉट 90, अल्फा बीटा गामा 90, गामा 120, अल्फा बीटा 90 पर गामा नॉट 90, अल्फा बीटा और गामा तीनों 90। ठीक है, याद रहेगा एक साथ, कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इसमें ये लिख लेना, बीटा की जगह गामा लिख देना और यहाँ बीटा लिख देना। ठीक है, कोई सा भी एक एंगल, ज़रूरी नहीं मैंने यहाँ ऐसे है, कोई सा भी एक एंगल है, पर अपने आगे कोई बुक से कंफ्यूज भी हो जाए तो ये देख लेना कि गामा तो रहेगा 90 पर बीटा नहीं रहेगा 90। ठीक है, यही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एग्जाम्पल याद रखना है सबके, एक एक एग्जाम्पल भी याद रह जाएंगे तो बहुत है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं। तो ये अपन ने पढ़ लिया क्रिस्टल समुदाय। ठीक है, इसके अलावा एक हो सकती है ब्रेग इक्वेशन। ब्रेग इक्वेशन ये है, इसके बारे में बात करनी है, ब्रेग इक्वेशन के बारे में, और कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। भाई इन्होंने क्या किया था, एक्सरे की लेके ब्रेग इक्वेशन जो जिस पे डिपेंड करती थी या जिसको फॉलो करती थी वो थी एक्सरे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो भी स्पेस लेटिस, मतलब अपने वाले से समझे तो वही इकाई जालक वाला जो अपन पढ़ रहे थे ना, उस पर क्या किया, मान लो ये सॉलिड था, उसके जो भी था ऐसी कुछ लाइनें रहेगी, उस पर क्या किया इन्होंने, एक्सरे डाली। क्या करी, एक्सरे डाली और वापस वो निकली। ठीक है, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, जो भी हुआ, यहाँ से ये रहा। तो इन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो भी लैम्डा की लेंथ, वेवलेंथ वाली, कौन सी, भाई अपन देखते हैं ना, कोई एक्सरे जो भी डालते हैं, कोई वेवलेंथ से तो डालते हैं, इतनी वेवलेंथ की एक्सरे अपन किसी पे भी डालेंगे तो अपने वो कितना खुद अब्जॉर्व करेगा और कितना वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने देखा कि ब्रेग इक्वेशन में ये देखा कि उन्होंने, ब्रेग ने देखा कि मैं स्पेस लैटिस, जो भी कोई सॉलिड है या क्रिस्टल है, उसके स्पेस लैटिस पर जब मैं उसका किसी पर्टिकुलर एक स्पेस लैटिस को मैं लूँ और उस पर कोई वेवलेंथ डाल लूँ तो उसमें क्या अंतर आएगा, उसकी एनर्जी में क्या अंतर आएगा, उसके बीच की दूरी में क्या अंतर रहेगा, उनके बीच में इन्होंने क्या करा था, एक रिलेशन बनाया था। क्या, किसके बीच में रिलेशन था, एक्सरे तो इनका मेन काम था, भाई किस चीज़ को काम में लिया है, एक्सरे को। ब्रेग ने किसको काम लिया था, एक्सरे, कौन सी रे, एक्सरे, उसको क्या किया, किसी स्पेस लैटिस पर डाला। तो स्पेस लैटिस में क्या होती है, अपन को भी पता है, ये ऐसे बने हुए तो ऐसा होता है ना,
कोई भी क्रिस्टल बना हुआ तो ऐसा ही तो होगा, रिपीटेशन, स्पेस लैटिस यही तो है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ सॉलिड, वही तो कहलाएगा। तो अब जब जैसे ही उन्होंने उस पर डाला तो इन्होंने क्या बोला कि जो मेरी एक्सरे थी उसकी वेवलेंथ और स्पेस लैटिस की डिस्टेंस के बीच में उन्होंने रिलेशन बनाया। किसके बीच में? वेवलेंथ और स्पेस लैटिस की डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन बनाया कि कितने की वेवलेंथ उस पर गई और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उस स्पेस के अंदर, उस इसके अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे जाएगा तो ये कितनी यहाँ से यहाँ चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ, या ये आई, ये कितनी यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे चली, ये यहाँ से यहाँ चली, तो ऐसा कितनी ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस अंदर ले रहा है, वही क्या था? रिलेशन था। ये जो भी वेवलेंथ की होगी ये इस पे गिरेगी, निकल जाएगी, ये इस पे गिरी, ये यहाँ से रही और ये यहाँ निकल गई। ऐसे ही एक और गिरेगी, माना वो जो गिरी वो सीधे जाते 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 यहाँ और यहाँ, तो ये तीनों पॉइंट तो एक से रहेंगे बीच का, और फिर वो जाके उनके बीच का पथांतर वगैरह वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेगा? उनके बीच का पथांतर कैलकुलेट करेगा, और अपने को उसका सीधा के सीधा क्या ध्यान रखना है वो है। को समझ आया भाई? ब्रेक इक्वेशन क्या काम, अपन ने अभी तक देखा नहीं, अपन ने सिर्फ मोटा मोटा समझ लिया कि ब्रेक इक्वेशन काम क्या क्या करने वाला है। ब्रेक इक्वेशन किसको यूज ले रहा है? एक तो एक्सरे को यूज लेगा, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ और उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन स्पेस लैटिस, relation between wavelength and travel distance in space lattice। इसके बारे में तो बताएंगे, ये उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, कैसे किया वो अभी देखते हैं अपन एक बार। भाई ब्रेक इक्वेशन कहाँ तक अपन ने देख ली थी, अपन बात कर रहे थे उसके वेवलेंथ और वो किसके, स्पेस लैटिस की डिस्टेंस के बीच में। तो उसका जो सीन था ऐसा ही कुछ था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ चलेगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाया, और फिर ये थीटा एंगल है, तो अब इससे इसके बीच में कोई एक पॉइंट से ऐसे वहाँ से ये, तो जैसे ये तो थीटा, ये आर डैश हो जाएगी, ये क्यू डैश हो जाएगी, ये क्यू हो जाएगी, तो ये क्यू से एक्स है, ये एन, ये वाई, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब आप देखो ये सब आपको दिख रहा होगा, एन डैश ऐसा कुछ भी है तो यही है, ये रहा, ठीक है, क्यू एन और क्यू एक्स बराबर क्यू एन हो सकता है, ठीक है। इसमें सीधी सीधी पथांतर की बातें होंगी, पथांतर ही देखा जाएगा। क्यों? देखो पहले इस पथ पे चली, फिर उससे आगे गए अपन सेकंड वाले पे रहे जहाँ डिस्टेंस डी ट्रेवल करना पड़े, तब उसका पथांतर क्या रहेगा, यही तो बात करनी थी। अगर यही बात करनी थी तो अपने को पथांतर तो पता रहना चाहिए। तो पथांतर जो था वो क्यू आर बराबर क्यू आर वाई माइनस क्यू एक्स था। क्या था? किस किस के लिए? Q से Q डैश और R से R डैश के लिए, Q से Q डैश के लिए और R से R डैश के लिए पथांतर की बातें होंगी। तो पहले QR के लिए बात हुई, पथांतर का मतलब तो यही होगा ना, यही तो पथ का अंतर है, इतना ही तो ज़्यादा चलिए। वो किसके बराबर है? क्यू आर वाई इतनी ज़्यादा चलिए माइनस क्यू एक्स। अगर क्यू एक्स निकाल देंगे तो बराबर सा है, ठीक है, और क्यू एक्स और क्यू एन एक ही हैं, ये दूरी बराबर हो सकती है। तो क्यू आर बराबर क्यू आर वाई माइनस क्यू एन। अब देखो एन आर वाई इसको मैं 2 आर वाई भी बोल ही सकता हूँ,
2 गुना भी तो बोल सकता हूँ, ये दूरियाँ तो सब बराबर ही होगी, तो अगर इसको 2 गुना बोल दूँ तो ये भी हो सकता है, तो इसको NRY बराबर 2RY भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो रिलेशन बनेगा, अब ये जो एंगल था ना थीटा, ये साइन थीटा है, कितने एंगल से चल रही होगी, साइन थीटा से चल रही होगी। डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रही है, ये कौन आ रही है, लैम्डा आ रही है, तो कितने की आ रही है लैम्डा वो पता नहीं, इसलिए n लैम्डा आई होगी, कोई कितना ट्रेवल किया होगा 2 है तो 2d। RY क्या है, RY डिस्टेंस ही तो एक तरह से, ये पूरी अगर ये 2RY बोल दूँ, ये ऐसे खड़ी कर दो तो d के बराबर हो जाएगी, और कितना एंगल है, साइन थीटा। ये लो, ये ब्रेक इक्वेशन थी, क्या थी ये, ब्रेक इक्वेशन थी, 2d साइन थीटा, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। इससे अपन किसी का भी निकाल पाएंगे। n क्या है, इसमें पूर्णांक होंगे, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ होगी, d क्या है, डिस्टेंस ऑफ लेटिस होगी, साइन थीटा जो भी आपको मान दिया जाएगा वो होगा, ठीक है। ये हो गई यहाँ पर बात। इसके बाद में इसके लिए कुछ क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए कुछ मेथड पढ़ने होते हैं, जैसे ब्रेग मेथड होगा, या फिर अपने को गुर्नी मेथड होगा, या फिर अपने एक और क्या था, पाउडर मेथड होगा। तो ये आप बुक में से पाउडर मेथड वगैरह ये सारा आप आराम से बुक में से मेथड सीधे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब आपको जो इसके बाद जो समझने वाली बात थी वो क्या है, इसके बाद जो समझने वाली बात है, अब आपको अपन जो FCC BCC में जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे ना, NaCl, KCl, CCl, जैसे CSCl का पढ़ा, तो अब CSCl के बारे में जब पढ़ रहे थे तो इसका जो है ये कैसा BCC का एग्जाम्पल है ना, तो इसके जो आयंस होंगे CS+ और Cl-, इसमें Cl- तो सारे कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे, ठीक है, कॉर्नर पर होंगे, यहाँ तो सारे Cl-, और जो सेंटर होगा ना, ये सेंटर, ये होगा Cgm+ का, मतलब ये होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। Z आपको इसका पता ही है, BCC है ये, तो Z इसका 2 होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको इसकी ये इसके बारे में समझना था। ऐसी बात अगर अपन NaCl की भी करें तो NaCl के लिए भी ऐसा ही कुछ आएगा। अब NaCl में कैसा रहेगा, अब देखो आपको NaCl के लिए भी आपको ऐसा कैसा फेस सेंटर में मिल जाएगा, और सेम वैसा ही KCl के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आप अगर NaCl के लिए बात करें तो NaCl के लिए कैसा है, देखो इनकी बुक्स में अपने को और भी मान है वो सीधे याद ही रखना है, जैसे इसके लिए D100 पर, D110 पर, D11 पर इनके क्या मान रहेंगे वो, पर जो मेजर जो समझना था वो ऐसा था कि कौन सा आयन कहाँ रहा। NaCl में Na+ और Cl- रहेंगे। ये एग्जाम्पल है FCC का, किसका एग्जाम्पल है, FCC का। इसमें Na तो रहेगा फेस पर, छोटा n है, Na रहेगा उस पर, और Cl- बड़ा n है, ये रह जाएगा कॉर्नर पर, ठीक है। ये देखो ऐसे, तो अब इसमें क्या एग्जाम्पल रहेगा, इसमें Cl- कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पर आ रहे हैं सारे, ठीक है। और ये जो फेस पर होगा, यहाँ पर इनको डार्क कर देता हूँ थोड़ा, ये डार्क कर दिए मैंने थोड़े, ये डार्क जो हैं ये रहेंगे Na इनके, Na+, और ये कॉर्नर पे कौन रहेगा इनका, Cl-, ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर अपन देखें सही तरीके से, ऐसा कुछ Cl-, और Na, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। KCl जो होगा वो सिंपल क्यूबिक में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, SCC का एग्जाम्पल हो जाएगा। इनमें ये 4 में अपना बढ़ जाएगा, 4 पे KCl रहेंगे, 4 पे K+ रहेगा, तो 4 पे Cl- रह जाएंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चल जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चल जाएगा, क्योंकि देखो इसमें
1 2 3 4 तो आ ही गए, तो ऊपर नीचे भी तो रहेंगे ना, उधर से भी तो हुआ। तो इसके लिए ऐसा हो गया, इसके लिए वो KCL के लिए क्या हो जाएगा, अगर KCL के लिए बात करूं तो अगर एक पे K रहा तो Cl माइनस कर दो, K कर दो, Cl माइनस कर दो, वापस K कर दो, Cl माइनस कर दो, अगर यहाँ Cl माइनस है तो यहाँ K कर दो और यहाँ वापस Cl माइनस कर दो, ऐसा कुछ। तो क्योंकि ये KCl किसका एग्जाम्पल है, सिंपल क्यूबिक का रहेगा, जबकि NaCl FCC का रहेगा, CGM किसका रहेगा, BCC का रहेगा। ठीक है, ये CGM इसमें अंदर आ जाएगा, इसमें Na प्लस कहाँ चल जाएगा, यहाँ इसमें K प्लस और Cl माइनस दोनों अल्टरनेट चलते रहेंगे, कहाँ पर, कॉर्नर पर ही चलेंगे, क्योंकि सिंपल क्यूब में क्या होता है, यहाँ तक ही होता है। ये चीज़ें हैं, आपको इसमें और भी कई चीज़ें लिखी हुई मिलेगी पर आपको उतना उसके लिए ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, बस आपको जो चीज़ें समझ आनी चाहिए बस वो देख लो। ठीक है, ओके, हो गया आपका ये काम। तो भाई अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ लिए हैं, देखो समझने वाली चीज़ें थी, मिलर एंड डाइसिस, ब्रेक इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता है, मिलर एंड डाइसिस से कुछ भी पूछा जा सकता है, कि आपको वीज एंड डाइसिस देख के मिलर एंड डाइसिस पूछा जा सकता है। बाकी आपको भाई CGM किसका एग्जाम्पल है, और CGM में CGM प्लस कहाँ रहता है, Cl माइनस कहाँ रहता है, NaCl किसका एग्जाम्पल है, Na प्लस कहाँ रहता है, Cl माइनस कहाँ रहता है, KCl किसका एग्जाम्पल है और कहाँ रहता है। तो आपको मोटा मोटा याद रखना है, KCl किसका है, सिंपल क्यूबिक का है, मतलब 4 तो K प्लस कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे, 4 Cl माइनस कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे, अल्टरनेट चलते रहेंगे। NaCl में Na फेस में रहेगा, बाकी कॉर्नर पर उसके Cl माइनस रहेंगे, और CaCl में CS बीच में रहेगा, बाकी Cl माइनस कॉर्नर पे रहेंगे। ओके, थैंक यू।